अंबाला रोड स्थित ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न। जिलाधिकारी एसएसपी रहे मौजूद। आपको बता दें, अंबाला रोड स्थित ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। इस दौरान सभी ने देश में अमन शांति की दुआ मांगी। नमाज के दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई। बारिश में भी हजारों की संख्या में लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं एडीएम-एफ भी मौजूद रही। इस दौरान सभी ने ईद उल अजहा की वहां पर पहुंचे लोगों एवं छोटे छोटे बच्चों को शुभकामनाएं दी। जनपद सहारनपुर वासियों को मैं जिलाधिकारी सहारनपुर ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि आपके द्वारा जिस संयम और सहयोग के साथ ईद की नमाज अदा की है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। साथ ही एक अनुरोध और है कि आप जो कुर्बानियाँ दें वो जो जायज़ कुर्बानी है उसी के अनुसार कुर्बानियाँ दें, खुले में कुर्बानी ना दें और जो वेस्ट है उस वेस्ट को समय से नियमानुसार निस्तारण करें। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अस्पताल में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे बीजेपी नगर विधायक एवं अन्य पदाधिकारी। आरएलडी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी जाना हाल। आपको बता दें, देवबंद में बुधवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद एक कार्यक्रम से होकर सहारनपुर लौट रहे थे, जिन पर सहारनपुर लौटते समय अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए थे। इलाज हेतु चंद्रशेखर आजाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अब वह खतरे से बाहर हैं और सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसी क्रम में आज सुबह आरएलडी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत एवं बीजेपी नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर जिन भी लोगों ने हमला किया है उन्हें कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपराधियों पर की जाएगी। मनीषा जी, भी आप शेखर जी से मिली हैं, क्या कुछ तबीयत कैसी है उनकी, क्या कुछ बताया? देखिए, बहुत एक दिल को सुकून मिला कि भाई बिल्कुल ठीक हैं, सकुशल हैं। अभी स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है तो आराम ज़रूरी बताया है, आराम तो करेंगे। और अब उनकी जो हमलावर थे उनके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा? अभी तो कुछ पता नहीं लगा है। अब आप लोग आगे कैसे भीम आर्मी के साथ रहेंगे, क्या है? देखिए, हम तो एक बहन के नाते मैं तो अपने भाई की देखने आई थी। इस वक्त मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल से। तो हम सभी बहुत चिंतित थे और एक बार अपने आँखों से देखना चाहते थे कि वो ठीक हैं और वो देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चिंता बनी रहेगी कि इस तरह का हमला हुआ कैसे और क्या आगे इसे रोक पाने में हमारी सरकार कामयाब रहेगी, क्योंकि अभी तो हमलावरों का पता ही नहीं लगा पाए हैं। और 2 साल से चंद्रशेखर भाई ने एप्लीकेशन दी हुई है सुरक्षा के लिए, वो इनको नहीं दी गई। आप देख रहे हैं देश में किन किन लोगों को सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है। शेखर जी से भी आपकी काफ़ी लंबी वार्ता हुई, क्या कुछ विशेष कहा हो? देखिए, हमें लगता है कि वो बहुत आगे जाएंगे। करोड़ों लोगों की उम्मीद है, करोड़ों लोगों को न्याय दिलाने का वो काम करेंगे, कर रहे हैं। तो हम तो इसी एक जो उम्मीद होती है लोगों की, वो नहीं बुझनी चाहिए। तो ये तो सरकार का दायित्व है। जब 2 साल से एप्लीकेशन दी हुई है सुरक्षा के लिए, तो वो क्यों नहीं दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उनको पता था, 3 महीने पहले भी उन्होंने बताया है। सभी जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी पता है, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, बता रहे हैं। जब तक ऊपर से संदेश नहीं आएगा वो भी इनको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये जो हमारे ऊपर मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये इनके सोचने की बात है कि एक इतना बड़ा नेता है, करोड़ों लोगों के लिए जो एक उम्मीद है, क्या उसकी सुरक्षा मायने नहीं रखती एक अभिनेत्री के मुकाबले? राजीव जी, आप अंदर मिलने गए थे तो क्या पोजीशन है? हम
लोग आज माननीय चंद्रशेखर जी का स्वास्थ्य पता करने के मैं महानगर अध्यक्ष जी आदरणीय राघव जी आदरणीय मेयर साहब सब लोग गए थे। निश्चित रूप से हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, और जो भी घटनाक्रम है वो दुखद है और हम उनका हालचाल पूछने आए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक है और प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम सबकी कामना है। कोई बता रहे थे कि अभी कुछ इन्फेक्शन वगैरह की? नहीं, ऐसा कोई जानकारी ना सीएमओ साहब के द्वारा दी गई और ना माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई कि उन्होंने भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। कब तक कह रहे हैं डिस्चार्ज करने? अभी ये तो देखिए, ये डॉक्टरों का अपना मत होता है, उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप करें वो ठीक नहीं। जो इनके ऊपर गोली कांड हुआ है उसके बारे में कुछ कहेंगे? कानून अपना काम करेगा और कानून उनके ऊपर गोली किसी ने चलाई है वो निश्चित रूप से जेल जाने चाहिए और ये जेल जाएंगे। लगातार रात उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के द्वारा ऐसा कराया गया। नहीं, उनके द्वारा हमारी जानकारी में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं और ना भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। धन्यवाद। जिला अस्पताल में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने किया धरना प्रदर्शन। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भेजी एम्बुलेंस वापस। आपको बता दें, देवबंद हमले में घायल हुए भीम आर्मी संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जिला अस्पताल में बुधवार को भर्ती हुए थे, जिनको आज जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी किए बिना चंद्रशेखर आजाद को डिस्चार्ज किया जा रहा है और उसके बावजूद कोई भी कार्यवाही प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई है और उनको अभी कोई आराम नहीं लगा है, जिसको लेकर उन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और वहां पर खड़ी एम्बुलेंस को भी वापस लौटा दिया। मेरा नाम राजन गौतम है। आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यहाँ पूरे देश के बहुजन समाज के सबसे बड़े लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी है। उनकी सुरक्षा को लेकर ना सरकार सीरियस है और ना ही पुलिस प्रशासन। फिलहाल आप प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं भाई की हालत अभी नाजुक है। कल गोली लगी और आज छुट्टी हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस प्रशासन ने ना दोषियों को गिरफ्तार किया, ना उसका खुलासा हुआ कि हमलावर कौन थे। जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होते उसका खुलासा नहीं होता और भाई को डॉक्टर साहब यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं देते कि बिल्कुल ठीक है, तब तक उन्हें यहाँ से छुट्टी नहीं कराई जाएगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। डॉक्टर कर रहे हैं प्रशासन के लोग? प्रशासन सरकार के दबाव में आकर के यहाँ छुट्टी कराई जा रही है जबरदस्ती। अंदर से भाई चंद्रशेखर आजाद का खुद का मैसेज है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पैन हो रहा है कमर में, मेरे शरीर में जो है हलचल हो रही है, पूरी बेचैनी हो रही है। इस हालात में अगर उनकी छुट्टी कर रहे हैं, रास्ते में उन्हें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन? मीडिया के लोगों से मेरी अपील है कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाए। जबरदस्ती सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन भाई की छुट्टी करा रहा है यहाँ से। गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी आप कह रहे थे कि योगी जी के जाति के लोग हैं, सबको पता है किस जाति के लोग हैं। मुझे तो पता नहीं योगी जी किस जाति के हैं। अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पुलिस प्रशासन से ये गंदा खेल रचवा रहे हैं। तो जब तक उनका खुलासा नहीं होता और भाई ठीक नहीं हो जाते, यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। कप्तान साहब से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा या तो भीम आर्मी इस जिले में रहेगी या कप्तान रहेगा, जिसमें हिम्मत है मेरा तबादला करा के दिखाओ। कप्तान साहब के बोले इस बात पे कहिए कि बात हो रही थी, हमने कहा भाई ये पीड़ित है, इनके घर से लड़की गायब है, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा, कि तुम कौन हो? हमने कहा भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के बाहर निकलो। इस बात पे तू मैं हो गई, हम लोग भी ज्यादा बहसने लगे, वो भी बहसने लगे। तो कप्तान साहब आग बबूला होकर के कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ससुर साहब भाजपा के सांसद है बागपत से, वो खुद भाजपा और आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता है। वो इस जोश में कहते हैं इस वर्दी का गलत इस्तेमाल करके कि या तो भीम आर्मी रहेगी या कप्तान रहेगा। कप्तान 1000 जाएंगे, भीम आर्मी यही रहेगी। जिला अस्पताल से उपचार के बाद डिस्चार्ज हुए भीम आर्मी संस्थापक व आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पत्रकारों को दी जानकारी। आपको बता दें, जिला अस्पताल से उपचार के बाद भीम आर्मी संस्थापक व आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रमुख चंद्रशेखर आजाद डिस्चार्ज हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद अब खतरे से बाहर हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी बताया कि उनको पहले से अब आराम है। जहां उनको गोली लगी थी वहां पर लगातार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा ड्रेसिंग की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को पूरा मामला भी बताया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग कोई व्यक्ति ने इसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन आज
कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज़्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गांव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है। अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है। अगर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। ये किसी रानी का बेटा नहीं है तो अगर उसको कुछ होगा, किसी कमिश्नर साहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 4-5 घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ सरकार की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, उसमें दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी आके चेस करती है। और क्या कुछ अगर कुछ बता पाएंगे कि आप कहाँ थे, कैसे फायर? देखिए, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरे एक साथी की डेथ हुई, मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर उस डेथ की सूचना के बाद मुझे आना था देवबंद में, हमारे एक साथी की माता जी की डेथ हो गई थी, उनके रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। उनके घर से जैसे मैं निकला, सहारनपुर की तरफ मुश्किल से 50 मीटर चला होगा, एक गाड़ी आती है। मैं फ़ोन पे तरह मेरा ध्यान था, उसने वहाँ से गोली चलती है और वो गोली मेरे कान के पास से निकलती है। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि गोली चली है। पहले मुझे लगा, आवाज़ से लगा पटाखा है, लेकिन बाद में जब वो वाइब्रेशन हुई जाते हुए तो मुझे एहसास हुआ गोली, और वो गाड़ी में टकराई। फिर दूसरी गोली जब मुझे लगी, बुलेट जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली जिसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी। अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आर पार चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाके रुक जाती है, वो 2 हवा में फायर करते हैं जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा ये मानना है उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अब ये मर गया शायद, जैसा पहले कई घटना में हो। फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि ये जिंदा है, तब वो वहाँ से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं। कितने लोग थे? 3 लोग। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमज़ोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अम्बाला रोड पर ईद की नमाज के बाद समाज सेवी आरिफ खान ने जिलाधिकारी एवं एसएसपी का किया सम्मान। दी जानकारी आपको बता दे, ईद उल अजहा की नमाज के बाद समाज सेवी आरिफ खान ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और देश में भाईचारे के लिए दुआ मांगी, जिसके बाद सभी नमाजियों ने उन्हें आमीन कहा। इसके बाद आरिफ खान ने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का पगड़ी एवं फूल माला पटका पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया और सभी अच्छे इंतजामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जी, आपका नाम और आज क्या सम्मान किया आपने? मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज़, समाज सेवी। आज ईद का दिन है, सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। यहाँ ईद की नमाज हमारे काजी नदीम साहब ने ईद की नमाज अदा कराई है और ईद की नमाज अदा कराकर देश और मुल्क के लिए आपने दुआ की है, देश मुल्क में भाईचारा रहे, खुशहाली रहे। और फिर नमाज के बाद हमने डीएम साहब को और कप्तान साहब को
फूल माला और पगड़ी पहनाकर उनका शुक्रिया अदा किया है कि ईद पे बड़ी अच्छी व्यवस्था साफ़ सफाई रही है और हमें उम्मीद है आगे कावड़ पे भी आप जो है अच्छी व्यवस्था करोगे। हमने इसलिए उनको सम्मान किया है, यहाँ उनका पगड़ी पहनाकर उनको जो है वो शुक्रिया अदा किया उनका। पेपर मिल रोड स्थित आईपीटी सभागार में लघु उद्योग भारती के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आयोजित दी जानकारी आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित आईपीटी सभागार में लघु उद्योग भारती के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जानकारी दी गई कि लघु उद्योग भारती सहारनपुर द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर सहारनपुर के उद्योगों को सुदृढ़ बनाने एवं उद्यमिता के विकास के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए संविद भागिता सुनहरे कल के लिए कार्यक्रम का आयोजन 6 जुलाई 2023 को आईपीटी सभागार में किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आज किस चीज़ के लिए प्रेस वार्ता की है? मैं सुधाकर अग्रवाल, लघु उद्योग भारती हमारी जो लघु उद्यमियों की संस्था है उसके द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया जाने वाला है। 6 जुलाई को आईआईटी रुड़की के सहयोग से लघु उद्योग भारती एक कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें कि एक एमओयू साइन किया जाएगा इंडस्ट्रीज जो हमारे मेंबर्स हैं और आईआईटी के बीच में। उसमें जो हमारे लघु उद्यमी हैं उनकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो उतने कम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं या उनको प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं है, तो उसको कैसे और एफिशिएंट बने, जैसे कैसे उनकी वेस्टेज कम हो, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, उसकी जानकारी और उसका इस्तेमाल के बारे में उनको मार्गदर्शन मिले, इसके संबंध में जो है हमारा रुड़की आईआईटी के साथ सहयोग के एक वो तय हुआ है, जिसमें कि वो हम लोगों के हर वर्ष कम से कम 5 इंडस्ट्रीज़ की समस्याओं के ऊपर फोकस करेंगे, उनके समाधान उनको उपलब्ध कराएंगे। और इस कार्यक्रम में 6 तारीख को हमारा एजीएम भी है लघु उद्योग भारती की, जो आईआईटी सहारनपुर कैंपस। इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा होगा इससे? इंडस्ट्रीज को इस तरह से फ़ायदा होगा कि उनको जो नई टेक्नोलॉजी है उनके क्षेत्र में जो उपलब्ध है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी मिलेगी और उस टेक्नोलॉजी को वो अपने यहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उस बारे में पूरा उनको मार्गदर्शन मिलेगा। उनका हाथ पकड़ के उनको उसको जो है समाधान उनको उपलब्ध कराया जाएगा आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा। और इसी मौके पर हमारा 6 जुलाई को वहाँ पर एजीएम भी होगी लघु उद्योग भारती की, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वहाँ आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर आदरणीय कमल किशोर पंत जी एवं हमारे मंडलायुक्त महोदय डॉक्टर रिकेश भास्कर यशोद जी एज मुख्य अतिथि हमारे शामिल होंगे, हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आईआईटी के कुछ प्रोफेसर्स डीन वो वहाँ पर हमारे शामिल होंगे उस कार्यक्रम में, और हमारे सभी लघु उद्योग भारती के उद्यमी वहाँ पर। थैंक यू। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से मिला। जाना हाल दी जानकारी आपको बता दे, राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल रालौद सुप्रीमो जयंत चौधरी के निर्देश पर भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से उनका हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मंडल के नेता, पूर्व विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण शामिल रहे। सहारनपुर पहुंचे, आपका परिचय और क्या आज मिले चंद्रशेखर से, क्या बात? परिचय बताऊं मैं पहले अपना, मैं शामली से सदर विधायक हूं और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी योगेंद्र जंदेरी जी के नेतृत्व में और हमारे जो विधानमंडल दल के नेता हैं राजपाल बालियान जी उनके नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ आए हैं और आज आदरणीय चंद्रशेखर जी से मिले। उनकी हालत अब ठीक है, लेकिन इस सरकार को शर्मानी चाहिए। बड़ी घटना हुई है, दुखदायी घटना है। एक तरफ तो ये दुहाई देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कानून व्यवस्था की, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रदेश में कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है। 4-5 महीने हुए हैं, बार बार घटना होती है और सरकार मूक दर्शक बनकर रहती है, पुलिस मूक दर्शक बनकर रहती है। कहीं न्यायपालिका का गला घोंटा जाता है, कहीं जज के न्यायपालिका के अंदर ही मर्डर हो जाता है और कहीं उमेश पाल जैसे हत्याकांड होता है। और अब एक जनप्रतिनिधि जो बहुत लोकप्रिय है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है,
और इस सरकार के खिलाफ जो भी जातियाँ होती हैं उनके खिलाफ खड़ा होता है, जनता की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ और उस पर आक्रमण हुआ है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और ये बहुत दर्दनाक घटना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो बुलडोज़र कहाँ है और कि 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक किसी का पता नहीं चला है। और यदि पता चले तो अब देखते हैं कितने बुलडोज़र चलेंगे। इंसाफ मिलना चाहिए। क्या उम्मीद है कि उसको क्या मान के चलेंगे, इस घटना के पीछे क्या हो सकता है? देखो, पता नहीं चलता घटना के पीछे। जब आदमी राजनीति में आता है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है और मेरे विचार से वही कारण है, कुछ ना कोई राजनीतिक कारण है। इस सरकार को तो एक जांच का विषय है, शासक और प्रशासक देखेंगे। लेकिन पहले भी हमला हुआ है इनके ऊपर, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कितनी शर्मनाक बात है। एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह पाएगा जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है? यहाँ पर कैसे आवाज़ उठा पाएंगे? ये शर्मनाक घटना है। अरे योगी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आपके, क्या इस घटना में? भाई योगी सरकार की उम्मीद तो आप लोग बता सको, पर मैं तो ये देख रहा हूँ, अभी पिछला सेशन चल रहा था, उसी टाइम उमेश पाल की हत्या हुई थी और उस टाइम से बाद में हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई ऐसा कांड हो रहा है। क्या उम्मीद करेंगे इस सरकार से? इस सरकार की उम्मीद तो जनता इन्हें जवाब देगी। 24 आने वाला है और फिर 27 आने वाला है। ये तो जनता को जवाब देना है। ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ करो, इस कानून व्यवस्था को सुधारो, नहीं तो जनता सड़क पर आ जाएगी।